हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी डिकोड सीरीज में अगला चैप्टर आ चुका है, आपके सामने है इलास्टिसिटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 11th क्लास की फिजिक्स सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम इलास्टिक बॉडीज को डिफाइन करेंगे। इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज में क्या डिफरेंस है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज किसको बोलेंगे? ऐसी बॉडीज जिनको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर वो डिफॉर्म हो जाए और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप साइज रीगेन कर ले, ऐसी बॉडीज को परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में एक स्केलर है, राइट, यू कैन से पॉइंटर। तो इस पॉइंटर ये प्लास्टिक का बना हुआ है, यदि मैं इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करूं ऑब्वियस डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, राइट। बड़ा होना जरूरी नहीं है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन स्मॉल्स भी चलेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर थोड़ा सा एक्सपेंशन हो गया, यदि मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊं और ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाए, देन वी कैन से ये बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है। एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं। परफेक्टली तो दुनिया में कुछ नहीं है, बट हम नियरेस्ट अप्रोच बोल सकते हैं, वो है क्वार्ट्ज। अब बात करते हैं प्लास्टिक बॉडीज की। प्लास्टिक बॉडीज क्या है? प्लास्टिक बॉडीज वे हैं जिन पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर हटाएं तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आएंगी। एग्जांपल, पुटी, मड, क्ले, लाइक दिस। मैं आपके लिए एक एनिमेशन भी लेके आया हूं, उसको भी देखिए। पुटी और क्ले, इनको आप जिस भी शेप में ढालना चाहें, चेंज करना चाहें, ये उसी शेप में मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं है कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसको हटाएं डिफॉर्मिंग फोर्स को तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएंगी, नहीं आएंगी, उसी शेप साइज में रहेंगी। ऐसी बॉडीज को बोलेंगे प्लास्टिक बॉडीज। नाउ अब बात करते हैं स्ट्रेस की। हम इस चैप्टर के अंदर अलग अलग मटेरियल के इलास्टिसिटी के बिहेवियर प्रॉपर्टी को कंपेयर करना चाहते हैं। अब इलास्टिसिटी को कंपेयर करने के लिए कि किस बॉडी में इलास्टिक नेचर या इलास्टिसिटी ज्यादा है, इलास्टिसिटी कम है, उसको चेक करने के लिए हमें एक टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके लिए हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन, दो फिजिकल क्वांटिटीज और डिफाइन करनी है, जिसमें से नंबर 1 है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? इट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी बॉडी को जब आप डिफॉर्म कर रहे होते हो तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट होता है और वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है स्ट्रेस, राइट। चलो स्ट्रेस के बारे में एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जो कि एक वॉल से अटैच्ड है। एक एंड इसका रिजिड है, दूसरे एंड जो कि फ्री था उस पर हमने फोर्स लगाया F। इसकी लेंथ इनिशियल L मान लीजिए। फोर्स लगाने से मान लीजिए कि थोड़ा एक्सपेंशन हो जाता है। एट द सेम टाइम जब ये एक्सपेंशन हो रहा होगा तो वहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स भी आएगा। यदि ये एक्सपेंशन किसी एक लिमिट पर आकर रुक जाता है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये मटेरियल इक्विलिब्रियम में है। तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स बराबर होगा, सॉरी नेट फोर्स 0 होगा, जिससे कि नेट फोर्स 0 होने से एक्सटर्नल फोर्स जो कि F है और रिस्टोरिंग फोर्स जो कि FR है बराबर होगा, राइट, विच इज डेल्टा L। मान लो यहां पर एक्सपेंशन है, ओके। इस एक्सपेंशन पर इक्विलिब्रियम यदि है तो आप बोल सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बराबर होंगे। तो जब हम स्ट्रेस का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, आता तो डेफिनेशन में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया है, लेकिन इक्विलिब्रियम होने के कारण इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स IRF एक्सटर्नल फोर्स जो कि यहां पर F है के बराबर हो जाएगा। तब आप जो फॉर्मूला बनाओगे तो F एक्सटर्नल अपॉन एरिया आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल अपॉन एरिया, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला नहीं है। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ये फॉर्मूला है। वो तो इक्विलिब्रियम में ये फॉर्मूला बन जाता है, राइट। आगे बढ़े, यूनिट देख लीजिए स्ट्रेस की, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर फोर्स अपॉन एरिया है। डायमेंशन, डायमेंशन बहुत इजी है तरीका निकालना। फोर्स की आप याद रख लो, m1 l1 t-2, उसमें एरिया L2 डिवाइड कर दीजिए, यू विल हैव m1 l-1 t-2। ओके, नाउ टाइप्स की बात करें तो स्ट्रेस के 3 टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शियर।
लॉन्गिट्यूडनल लेंथ से रिलेटेड है, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम से रिलेटेड, शियर शेप से रिलेटेड है। लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक यहां से तो डायमेंशन चेंज होती है और शियर स्ट्रेस से केवल शेप चेंज होती है। लॉन्गिट्यूडनल के भी दो पार्ट हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। नाम से डिफाइंड है, टेंसाइल से लेंथ इंक्रीज होगी और कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाने से किसी बॉडी की लेंथ कम होगी। आओ स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इट इज द फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां से लेंथ चेंज होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल है फोर्स अपॉन एरिया। अब कहां किस तरह से लगता है फोर्स, ये देखिए, वही डायग्राम ले लिया, सिलेंड्रिकल वायर या कोई पाइप ले लिया। ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, वो एरिया जिसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। ठीक, तो यहां से आ जाएगा F अपॉन A। लेंथ L है जिससे एक्सपेंशन होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का काम क्या है, ऐसे बोल दो, लेंथ में चेंजेस करना। अब लेंथ में जो चेंजेस होते हैं उसको हम आगे स्ट्रेन डिफाइन करेंगे, फिलहाल तो आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस समझिए। नाउ यहां पर भी आपके पास FR जनरेट होगा, ठीक है, और रिस्टोरिंग और एक्सटर्नल बराबर होगा। तो आप यहां पर रिस्टोरिंग या एक्सटर्नल जो भी आपको दे रखा है, जनरली तो एक्सटर्नल ही दिया जाता है, वो रख देंगे, अपॉन एरिया आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको यहां से, दिस इज FR, राइट। चलिए, यहां से एक्सपेंशन डेल्टा L होगा। ओके, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसके भी दो टाइप हैं, अभी बात की थी। नंबर 1 टेंसाइल और नंबर 2 कंप्रेसिव। दोनों देखिए, एक साथ देखिए दोनों को। टेंसाइल कंप्रेसिव से क्या हो रहा है, टेंसाइल से लेंथ बढ़ रही है, कंप्रेसिव से लेंथ कम हो रही है। टेंसाइल्स के अंदर ध्यान से, दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल पार्ट हैं, दोनों ही क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, राइट। तो जब हम फोर्स अपॉन एरिया लेंगे, दोनों ही केस में एरिया आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ही लेना है। बस डिफरेंस इतना सा है, यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है, यहां कंप्रेशन हो रहा है, राइट। चलिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, ऑब्वियस इससे वॉल्यूम में चेंज होगा, बट ध्यान से, वॉल्यूम में चेंज तभी होगा जब पूरी सरफेस पर आपका फोर्स लग रहा होगा। लॉन्गिट्यूडनल में तो एक पर्टिकुलर एरिया पर लग रहा था फोर्स, इसमें पूरे सरफेस एरिया पर फोर्स लगेगा, ऑब्वियस परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द सरफेस एरिया। तो यहां फॉर्मूला जो बनता है फोर्स अपॉन एरिया बनता है, बट ध्यान से, फोर्स तो परपेंडिकुलर है, बट एरिया कौन सा लेना है, सरफेस एरिया। लॉन्गिट्यूडनल में क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। यहां से वॉल्यूम आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। एक टर्म और डिफाइन होती है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये क्या है, ध्यान से देखो, किसी लिक्विड के अंदर यदि आप ऑब्जेक्ट डालोगे तो लिक्विड भी तो अपना फोर्स लगाएगा। यस, बिल्कुल सही, इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को प्रेशर बोलते हैं। वहीं जा रहे हो ना आप, बिल्कुल सही, ये प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम प्रेशर बोल सकते हैं। चाहे लास्ट एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल, यहां देखिए, जब बॉडी जैसे लिक्विड के अंदर गई तो कितना एडिशनल प्रेशर लगा, इसको हम बोलते हैं डेल्टा पी। देखो, एनवायरनमेंट में तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता ही लगता है, यहां एडिशनल प्रेशर लगा, और वो एडिशनल प्रेशर का फॉर्मूला है ρgh, वेयर h इज द डेप्थ, कितनी डेप्थ तक इस ऑब्जेक्ट को आप लेके गए हो, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी है क्या, लिक्विड ही फोर्स लगा रहा ना, एडिशनल फोर्स, दिस इज ρgh। ठीक है, वैसे तो फ्लूइड्स के अंदर आगे जाकर हम इस फॉर्मूले को डिराइव भी करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पर इस फॉर्मूले का यूज यहां हम चैप्टर में करेंगे। ओके, H और रो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। डेल्टा पी आप यहां प्रेशर बोल सकते हो, चेंज इन प्रेशर, और यू कैन से हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इसका नाम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी आप रख सकते हो। हाइड्रोलिक का मतलब केवल इतना सा है, हाइड्रो मतलब होता है लिक्विड से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, दैट्स व्हाई, अदरवाइज है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये क्या है, नाम से डिफाइंड है, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर हम उसकी सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाएं तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया इज बीन नेम्ड एज शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। कैसे, फॉर्मूला तो वही है, फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा
अभी जो हम इससे दो पहले जो टाइप थे स्ट्रेस के, नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल एंड नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक, इन दोनों के अंदर हम सरफेस जहां पर भी फोर्स लगा रहे थे वो नॉर्मल था, सरफेस के नॉर्मल। यहां टेंजेंशियल लगा रहे हैं। आओ एक एनिमेशन से आपको समझाते हैं। ये देखिए एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने सरफेस पर रिजिडली रख दिया है, फिक्स कर दिया है, और टेंजेंशियल फोर्स लगाया ऊपर की सरफेस पर। क्या होगा? ऊपर की सरफेस हल्का सा आगे चल जाएगी। ध्यान से, यहां पर आपको कुछ सॉलिड मटेरियल से बना हुआ बॉक्स अज्यूम करना है, कोई रबड़ या कुछ अलग मटेरियल से नहीं, जिसमें थोड़ा सा ही, हल्का सा ही आपको डायमेंशन चेंज होती हुई दिखे। ठीक है, यहां पर आप इसको रिजिड सपोर्ट मान लीजिए कि नीचे की सरफेस तो मूव नहीं होगी, ऊपर की सरफेस पर फोर्स लगाया गया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया गया। अब आप देख सकते हैं डायमेंशंस लगभग वही हैं, लेकिन शेप चेंज हो गई। राइट, ये जो भी शेप थी थोड़ी शेप डिफरेंट हो गई है, और यहां जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस के बिल्कुल सही टेंजेंशियल लग रहा है। राइट, अब जो एरिया आप लोगे, ऑब्वियस जिस सरफेस पर फोर्स लगा रहे हो उसी का एरिया लोगे। फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया, बट कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। आओ एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में 200 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है सरफेस से 30 डिग्री पर। किस एरिया पर लग रहा है आप देख सकते हैं। अब यहां पूछा तो यही है, लॉन्गिट्यूडनल और टेंजेंशियल स्ट्रेस बताइए, शेयर बोल सकते हो। ये जो एरिया है इसी का एरिया हमको लॉन्गिट्यूडनल में क्रॉस सेक्शन एरिया, और टेंजेंशियल के अंदर भी जो एरिया हम डिवाइड करेंगे फोर्स में वही लेना है। बताओ एरिया कितना आएगा? आई थिंक 4 × 5 20 मीटर स्क्वायर। तो इसको तो हम पहले से ही समझ लेते हैं कि 20 एरिया आने वाला है। नाउ अब बात है कि दो स्ट्रेस क्यों आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये फोर्स ना तो परपेंडिकुलर ना टेंजेंशियल। आप दो स्पेसिफिक डायरेक्शन चूज कीजिए, नंबर 1 परपेंडिकुलर, नंबर 2 टेंजेंशियल, और इसमें कंपोनेंट कर दीजिए। 200 का कंपोनेंट एंगल की तरफ बताओ कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट। आई थिंक 200 cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड यू विल गेट 100 √3 न्यूटन। एक कंपोनेंट और आएगा जो कि आएगा परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, जो अभी मैंने हाईलाइट की थी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस को, तो इस सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम F पैरेलल या FT से डिनोट कर सकते हैं, और ये जो फोर्स परपेंडिकुलर है इसको बोल सकते हैं 200 sin 30। sin 30 वैल्यू हाफ, एंड यू विल हैव 100 न्यूटन। दो फोर्सेस हो गए तो दो स्ट्रेस तो आने ही है। आओ चेक करते हैं। नंबर 1 पहला पार्ट करेंगे हम इसमें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कौन सा फोर्स लेना है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना आया था? 5 × 4 20 मीटर स्क्वायर। 100/20 यू विल हैव 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इजी। ये फोर्स कितना था? बिल्कुल सही, F परपेंडिकुलर 100 न्यूटन था। यदि हम शेयर की बात करें और यू कैन से टेंजेंशियल की, तो बताओ कौन सा फोर्स आएगा? बिल्कुल सही, F पैरेलल आएगा। कितना आया था? 100 √3 न्यूटन। आओ वैल्यूज रखते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस में आएगा F पैरेलल अपॉन एरिया। एरिया वही है जिस एरिया पर आप फोर्स लगा रहे थे। दैट मीन 100 √3/20 एंड यू विल हैव 5 √3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इजी। ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल से तो डायमेंशंस चेंज होती है ना स्ट्रेस से, और टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस से शेप चेंज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस की। नाम से डिफाइंड है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मतलब आप इतना फोर्स लगा दो किसी बॉडी पर कि वो ब्रेक हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए। राइट, चलो जैसे कि, अच्छा इसका एक नाम और है, वो एनसीईआरटी से उठा के लाया हूं मैं आपके लिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। कई बार बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब इतना स्ट्रेंथ कि वो एक पर्टिकुलर फोर्स ही, ऑब्वियस हर बॉडी किसी ना किसी फोर्स पर तो ब्रेक होनी है, तो मैक्सिमम फोर्स कितना वो विथस्टैंड कर सकती है विदाउट ब्रेकिंग, वो फोर्स हम यहां पे काउंट करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने F max लगाया और ये इस मोमेंट पर टूट गई, टूटनी तो है ही,
मैंने फोर्स का नाम ही एफ मैक्स दिया है। चलिए, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा एफ मैक्स अपॉन एरिया, मैक्सिमम फोर्स जिसके कारण ये बॉडी जस्ट गोइंग टू बी ब्रेक। ऑब्वियस, उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी ब्रेक होनी है, राइट। तो वो फोर्स जिससे बॉडी जस्ट गोइंग टू ब्रेक, या वो फोर्स जिससे बॉडी जस्ट रिमेन है, बस टूटने ही वाली है, तो क्रिटिकल केस है ये, ठीक। तो वो वाला फोर्स हम लेंगे जिससे बॉडी टूट सकती है या टूटने जा रही है, और अपॉन कर देंगे एरिया, ये कहलाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस, राइट। चलिए, एफ मैक्स फोर्स क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल लेकर। एक बॉडी है, दोनों सेम मटेरियल की है। आप खुद सोचिए ब्रेकिंग स्ट्रेस किस बात पर निर्भर करता होगा। सुन लो, ब्रेकिंग स्ट्रेस इस बात पर निर्भर करता है कि टाइप ऑफ मटेरियल क्या है। अब मान लीजिए प्लास्टिक का पॉइंटर है, प्लास्टिक का ये स्केलर है, दोनों ही प्लास्टिक है। मान लीजिए कि सेम मटेरियल्स है, तो इनकी शेप साइज से कोई मतलब नहीं है ब्रेकिंग स्ट्रेस को। यस, यदि किसी को बॉडी ज्यादा ब्रॉड है, राइट, यदि कोई ज्यादा बॉडी चौड़ी है, मोटी है, साइज में थोड़ी ज्यादा भारी है, राइट, यू कैन से कि साइज थोड़ी बड़ी है, साइज चेंज है, तो आपको लग रहा होगा कि ज्यादा फोर्स चाहिए तोड़ने के लिए, इसको कम फोर्स चाहिए तोड़ने के लिए, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहेगा। यस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, आप सोचिए ब्रेकिंग स्ट्रेस है मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया। यदि आप एरिया बढ़ाओगे तो मैक्सिमम फोर्स भी बढ़ जाएगा, बट ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहेगा। दैट मीन ब्रेकिंग स्ट्रेस टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। नंबर 2, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है इंप्योरिटी पर। इनमें इंप्योरिटीज मिला दो तो इनकी स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है। ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, अलग टेम्परेचर पर रखोगे तो हो सकता है ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग हो जाए, लेकिन यहां ना तो इंप्योरिटीज मिलाई गई है, ना यहां पर टेम्परेचर चेंज किया गया है, और टाइप ऑफ मटेरियल भी सेम है। यू कैन से, देखिए ध्यान से, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अनदर वायर, सेम मटेरियल लिखा हुआ है, तो सेम मटेरियल वर्ड देखते आप तुरंत पहुंचेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस विल रिमेन सेम, राइट। चलिए चेक करते हैं। सॉल्यूशन में बहुत सिंपल है कि 40 न्यूटन में ये ब्रेकिंग हो रहा है, इसको कितना फोर्स या कितना न्यूटन में अमाउंट चाहिए फोर्स का, सो दैट वो ब्रेक हो जाए। दिख भी रहा है कि थोड़ा ब्रॉड है, वो थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा मोटा है, तो ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। आओ देखते हैं। बट ब्रेकिंग स्ट्रेस तो दोनों बॉडी का सेम रहेगा, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ 1 and 2 सेम कर देते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। ध्यान से, दोनों एरियाज अलग हैं, 1 and 2 एरिया आर डिफरेंट। एफ मैक्स 1 वायर के लिए 40 दे रखा है, एरिया आपका हो गया पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट वायर। उसकी जो रेडियस है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 टाइम्स है। ऑब्वियस, यदि रेडियस ट्वाइस है तो एरिया भी होगा कितना, 4 टाइम्स। पाई आर स्क्वायर होता है ना, आर की जगह 2r रखोगे तो 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ, पाई आर स्क्वायर टर्म कट जाएगी, आगे सॉल्व करोगे तो यू विल हैव 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फोर्स, दैट मीन 160 न्यूटन। ठीक है, क्लियर। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस यदि आप टाइप ऑफ मटेरियल सेम है, इंप्योरिटीज नहीं डाली गई है, टेम्परेचर भी सेम है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको सेम लेना है, राइट। चलो स्ट्रेन पढ़ते हैं। मैंने कहा था कि इलास्टिसिटी को समझने के लिए आपको 2 क्वांटिटीज तो पहले पढ़ना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब हम स्ट्रेन पढ़ते हैं। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज अ रिलेटिव चेंज। हमारे पास इस तरह की स्ट्रेस थे कि जो डायमेंशन भी चेंज कर रहे थे और शेप भी, इसीलिए हमने यहां पर वर्ड दिया है कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डायमेंशंस भी आ सकती हैं और शेप भी आ सकते हैं। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ और इनिशियल जो कॉन्फ़िगरेशन है उनका रेशियो कहलाता है स्ट्रेन। ये एक डायमेंशनलेस यूनिटलेस टर्म होती है। टाइप्स ऑफ की बात करें तो जिस प्रकार से 3 टाइप थे स्ट्रेस के, उसी प्रकार से हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर 3 स्ट्रेन है। लॉन्गिट्यूडनल में भी 2 पार्ट थे, टेंसाइल और कंप्रेसिव, तो यहां पर भी 2 ही स्ट्रेन है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। आओ बात करते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा क्या? स्ट्रेस क्या कर रहा था लॉन्गिट्यूडनल? लेंथ में चेंज कर रहा था, तो यहां रिलेटिव चेंज इन लेंथ कर लो। ये देखिए डायग्राम, आपने फोर्स लगाया, इस डायग्राम को हम रिपीट करें बार बार में, समझिएगा। एल लेंथ है, डेल्टा एल उसमें एक्सपेंशन हो गया, बताइए रिलेटिव चेंज क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऑब्वियस यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। अगला पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
इसमें क्या हो रहा था चेंज, इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा था, तो रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम इज बीन कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूम में चेंज अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी, राइट। चलिए शियर की बात करते हैं। शियर स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? देखो लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक तो बहुत इजी है, क्योंकि वो डायमेंशन चेंज हो रहा है, रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें तो शेप चेंज हो रहा था जब हमने शियर स्ट्रेस लगाया था। तो यहां पर जब हम स्ट्रेन निकालते हैं शियर, तो हम ये देखते हैं कि कितना चेंज हुआ शेप ऑफ बॉडी में। अब चेंज कैसे देखेंगे? ये वाला डायग्राम आपको याद भी होगा। नीचे की बॉडी को फिक्स करके ऊपर की बॉडी पर फोर्स लगाया था सरफेस के टेंजेंशियल, जिसकी वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव शिफ्टिंग बिटवीन द टू प्लेन्स विच आर पैरेलल, राइट। यहां से देखिए ये जो x है और ये l क्या है? दोनों फेसेस के बीच में गैप। अभी जो मैंने वर्ड लिया ध्यान से देखिएगा, एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन नीचे भी है, राइट। इन दिख रहा है आपको? थोड़ा क्यूबॉइड टिल्ट हो गया, राइट। तो नीचे की जो फेस है उसके रेस्पेक्ट में ऊपर का फेस कितना शिफ्ट हुआ? x। अब दिख गया होगा आपको। अब ये x और ये l क्या है? दोनों प्लेन्स के बीच में, एक तो रुका हुआ था, एक चल रहा था, एक मूव कर रहा था, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? l, जो कि ऑब्वियस क्यूब होगा तो क्यूब की साइड होगी, क्यूबेड होगा तो लेंथ हो जाएगी। तो x बाई l यदि ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल से निकल के आ रहा है tan phi। और सिंस ये जो एंगल्स हैं बहुत कम होते हैं, इसको आप सॉलिड बॉडी में जूम कीजिए, राइट। तो कितना सा चेंज होगा ये x इस l के रेस्पेक्ट में। नाउ यू कैन से यदि फाई यदि स्मॉल है, ओके, और ध्यान से ये फाई जो है ना वो 10 डिग्री तक ले सकते हो, ठीक है। कितना तक? 10 डिग्री तक। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हो आप। तो ये फाई यदि 10 डिग्री तक होगा तो 10 फाई को आप फाई लिख सकते हो, और यही फाई आपका हो जाएगा x बाई एल, विच इज रिलेटिव स्पेसिंग, और यू कैन से रिलेटिव शिफ्टिंग बिटवीन द प्लेन्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, उनका रेशियो x बाई एल। दिस इज बीन नेम्ड एज शियर स्ट्रेन। अब सिंस ये एंगल के टर्म में आ रहा है तो इसका एक नाम और है, एंगल ऑफ शियर, राइट। चलिए अब मैं एंगल ऑफ शियर और ट्विस्ट एंगल इनको समझाता हूं। एक पाइप लिया या वायर लिया, उसको ट्विस्ट किया, राइट, और ट्विस्ट करने पर ये जो एंगल है उसको बोलते हैं ट्विस्ट एंगल, और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ शियर। अब दोनों को मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी एक रिजिड वायर लो, उसको कोशिश करो ट्विस्ट करने की। आप नॉर्मल से प्लास्टिक के वायर को करोगे, राइट, जो मेरे पास भी है, मैं कर सकता हूं। लेकिन यदि आप रिजिड बॉडी या फिर कोई सॉलिड बॉडी अज्यूम करो, राइट, कोई पाइप, कोई सरिया, मेटल की कोई स्टिक, और उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करो, आई थिंक तुम समझ पाओगे कि थीटा कितना सा, बहुत बड़ा फोर्स चाहिए उसके लिए भी, बट ये थीटा कितना सा होगा, बहुत छोटा सा है। समझने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया गया है। आप ध्यान दीजिए, यहां एक पॉइंट है जो कि रिजिड है, देखो रिजिड सपोर्ट है, ये मूव नहीं हो रहा है, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, और इस वाले को बोल देते हैं बी पॉइंट। अब ये जो ए बी लाइन है जो मेरे पीछे है, ये ए बी लाइन जब आप इधर वाले प्लेन को ट्विस्ट करोगे तो ये बी पॉइंट यहां पहुंच गया। जस्ट इमेजिन दैट बी डैश, ठीक है। ध्यान से, केवल शेप ही चेंज होगी, साइज के नाम पर कोई चेंज नहीं हो रहा, लगभग कांस्टेंट। अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक आर्क दिख रहा है तुम्हें, ये आर्क दिख रहा है, और यहां पर एक रेडियस तुम्हें दिख रही होगी। सिमिलरली यदि आप इधर ना देखो और इसको देखो, ए और बी एंड बी डैश को, राइट, तो आप देखोगे ये आर्क दिखेगा और ये एज लाइक का रेडियस दिखेगी। जैसे कि एक लाइन मानो ए बी और बी घूम के बी डैश पे पहुंच रहा है, तो ये हो गया आर्क, और ये पूरी लेंथ एज अ रेडियस की तरह बिहेव करेगी। रेडियस तो वायर की आ रही है, बट मैं बिहेवियर बता रहा हूं। आओ इसको 2D प्लेन में समझते हैं। ये 2D प्लेन में थीटा और फाई, इनके बीच में मुझे रिलेशन चाहिए। दिस इज अ ट्विस्ट एंगल एंड दिस इज अ एंगल ऑफ शियर। नाउ इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? इन दोनों में कॉमन है x। ध्यान दीजिएगा, l आपकी लेंथ है, दिस लेंथ, और ये आपका x है, ठीक है, जो चेंजेस हुए। नाउ अब जो रिलेशन है वो ध्यान से देखिएगा,
ये आपका आर है, रेडियस, देखा, थीटा आपका ट्विस्ट एंगल है और फाई आपका एंगल ऑफ शेयर है। अब ये जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा है, आप दोनों जगह पर एक्स सेम कर दो, जरा इस पर फोकस करो। एक्स को मैं आर्क बोल सकता हूं, आर्क होता है रेडियस इनटू एंगल, आर थीटा, ठीक है। एक तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा, यहां फोकस कीजिए, ये एज अ आर्क है और ये पूरी लेंथ एज अ रेडियस। अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, वही एक्स की वैल्यू, आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। अब लेंथ बिहेव कर रही है एज अ रेडियस, दिस लेंथ, और ये हो गया आपका एंगल। तो आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, बिहेव कर रही है, राइट। आप देखोगे हल्का सा आर्क दिखेगा और ये आपको रेडियस की तरह बिहेव हो नजर आएगी। तो ये हो गया आपका L इंटू फाइव, एंड यू विल हैव आर थीटा इक्वल्स टू L फाइव, फाइव आ जाएगा आर थीटा बाई L, जहां पर थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट या ट्विस्ट एंगल और फाइव एंगल ऑफ शेयर, ठीक है। चलिए हुक्स लॉ की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा हुक्स लॉ है। हुक अंकल थे एक, उन्होंने कहा था कि एक इलास्टिक लिमिट के अंदर जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन मिलेगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। उससे एक उन्होंने कांस्टेंट बनाया, नाम दिया उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो हम बोलते ही हैं। इसका उन्होंने एक स्पेशल नाम दे दिया कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस ई को आप डिफाइन कर सकते हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, पर यूनिट स्ट्रेन स्ट्रेस इज बीन नेम्ड एज ई, और यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। शॉर्ट में कई जगह आप इलास्टिसिटी वर्ड समझोगे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी बोलते ही समझ जाना कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ई डिपेंड किस पे करता है भाई, ई डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। आपने कितना स्ट्रेस दैट मीन फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया, उससे कितना स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, चेंज पर यूनिट लेंथ, यदि लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो पर डिपेंड करता है ई, या उससे वैल्यू निकल के आती है। बट डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड जब वर्ड बोलते हो क्या स्ट्रेस पर करेगा, नहीं, क्या स्ट्रेन पे करेगा, नहीं, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन तो आपस में प्रोपोर्शनल थे। तो डिपेंड किस पे करता है, टाइप ऑफ मटेरियल पर करता है, इंप्योरिटी पे करता है और टेम्परेचर पे करता है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंजेस होंगे, इंप्योरिटी डालोगे तो चेंजेस होंगे, टाइप ऑफ मटेरियल चेंज करोगे, कॉपर से अर्जेंटम से Fe, कुछ चेंजेस करोगे तब जाकर चेंज होगा। तो फिर डिपेंड इस पर नहीं करता, यस, स्ट्रेस और स्ट्रेन पर। क्यों, स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा ना। तो एक ही बॉडी के लिए एक ही टेम्परेचर पर बिना इंप्योरिटी के यदि आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा और उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड नंबर आएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। द स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व की यदि आप कर्व बनाओगे, सिंपल सा है, स्ट्रेस इक्वल्स टू इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो आपका c जीरो आएगा, दैट मीन इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस इज जीरो, और स्लोप आएगा आपका इलास्टिसिटी। स्लोप जो होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का वो होता है E। क्लियर? यहां पर ध्यान दीजिए, थीटा जो है वो स्ट्रेन एक्सिस से लिया गया है। कभी कभी एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, थीटा आपको स्ट्रेस एक्सिस से भी काउंट कर देता है, तो उसका ध्यान रखना। एंगल ऑलवेज फ्रॉम स्ट्रेन एक्सिस। अब बात करते हैं यंग्स मॉडुलस की। देखो तीन प्रकार के स्ट्रेस थे, तीन प्रकार के स्ट्रेन है, तो तीन प्रकार के हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। नंबर वन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ध्यान से, ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, पूरी सरफेस पर नहीं है, इसलिए हम यहां पर जो एरिया डिवाइड करते हैं दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, रिलेटिव चेंज इन लेंथ। इससे हम y डिफाइन कर सकते हैं एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। डेल्टा एल चेंज, एल इनिशियल लेंथ, फोर्स परपेंडिकुलर है और ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिट ध्यान से, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, यूनिट तो देखो वही होगी जो स्ट्रेस की, क्योंकि स्ट्रेन तो यूनिट लेस है, तो y की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप सोच भी रहोगे सर इतना यूनिट पे ध्यान को दे रहे हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। डायमेंशंस वही जो स्ट्रेस की है, m1 l-1 t-2।
ना y के इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और इलिबरेट करते हैं। इसी फॉर्मूले से हम f निकाल सकते हैं, f इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एल। एल लेकर जैसे हम स्प्रिंग में किया करते थे, f प्रोपोर्शनल x आया कुछ याद, x वहां एक्सपेंशन था, हमारा एक्सपेंशन डेल्टा एल है। तो ये जो y, a और l है जनरली ये फिक्स्ड होता है। y यंग्स मॉडुलस ये क्वेश्चन में गिवन होता है जनरली। a एरिया एक बार एक किसी पर्टिकुलर वायर का फिक्स कर लोगे, लेंथ वो भी फिक्स कर लोगे, फिर आप एक एंड से पकड़कर दूसरे एंड पर फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा। तो इस प्रकार से हम एक कर्व बना लेते हैं जो कि होता है लोड वर्सेस इलोंगेशन। लोड यहां पर F को बोला गया है, इलोंगेशन यहां पर डेल्टा L को बोला गया है। यदि मैं इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करूं तो क्या आप देख सकते हैं कि y एक्सिस पर F दैट मीन लोड आ रहा है, और क्या x एक्सिस पर डेल्टा L मतलब इलोंगेशन आ रहा है। ध्यान से कंपेयर कीजिए, बताओ स्लोप क्या हो जाएगी, यस ay बाई l। c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस विच इज 0। तो यहां से स्टार्ट करना है बिल्कुल ओरिजिन से पॉजिटिव स्लोप के साथ, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप इसलिए कि y जनरली पॉजिटिव, जनरली क्या पॉजिटिव ही होता है, एरिया पॉजिटिव ही होता है, लेंथ पॉजिटिव होता है, तो आपको मिलेगा पॉजिटिव स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन कर्व जिसकी स्लोप हो जाएगी ay बाई l। यदि आपने इसको याद किया तो SHM ऑक्सिलेशन के अंदर भी ये पॉइंट काम आएगा जब आप स्प्रिंग को कट कर रहे होंगे, और इस चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा है। लोड वर्सेस इलोंगेशन के कर्व दे रखे, P और Q दो वायर हैं, उसमें देखो क्या क्या चीज दी हुई है। देखो दो वायर दिए हुए हैं P एंड Q, विच आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल समझे, हाँ, ब्रेकिंग स्ट्रेस भी सेम है और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है। इस वर्ड से ये मतलब निकला। क्रॉस सेक्शन एरिया, अच्छा वो भी सेम है, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ इनिशियल लेंथ एंड ऑफ वायर P एंड Q। लेंथ का रेशियो चाहिए, निकाल लेंगे। बताओ P और Q की जो स्लोप है वो होगी क्या, लोड वर्सेस इलोंगेशन की स्लोप होती क्या है, ay बाई l। अब हिंट सोचो क्वेश्चन करना कैसे है। स्लोप हम निकाल सकते हैं इस ग्राफ से, और स्लोप की वैल्यू ay बाई l, यहां से l का रेशियो आ सकता है। देखिए tan थीटा होता है स्लोप ay बाई l, स्लोप हो गया l के इनवर्सली, क्योंकि आपका y ध्यान से सेम मटेरियल कांस्टेंट, एरिया तो बोल रखा है सेम, तो l के हो गया इनवर्सली। लेंथ का जो रेशियो है वो स्लोप के रेशियोज का इनवर्स होगा, तो L2 के सामने आएगा tan थीटा 1, L1 के सामने आएगा tan थीटा 2, राइट। ध्यान से हमने जो 1 माना है ना, वो 1 माना है इस वाले को और सेकंड माना है इस वाले को, ये बस ध्यान रखना। तो tan थीटा 1 आपका होगा 37, और ध्यान से 2 नंबर आपका हो गया दिस वन, 90 - 37 53। एंगल हमेशा लेना है x एक्सिस दैट मीन इलोंगेशन से, यदि आप स्लोप ay बाई l याद कर रहे हैं तो, ठीक है। तो tan 37 अपॉन tan 53, यू विल हैव tan 37 3/4 एंड tan 53 4/3, वैल्यूज डिवाइड करो तो लेंथ का रेशियो आ जाएगा। सेकंड नंबर कौन सा है, P, एक तरह से LP अपॉन LQ ही निकाल रहा है, चेक कर लीजिए। P और Q का रेशियो पूछा गया है, कितना आया 9/16, सिंपल, यदि आप स्लोप याद रखते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इलोंगेशन इन वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। अपने ही वेट से क्या बॉडी इलोंगेट हो सकती है, हाँ हो सकती है, होती भी होगी। यदि आप वर्टिकल लगाओगे तो मालूम पड़ेगा ना, तो वर्टिकली हैंग्ड कर दो, नंबर 1। यदि आपको लग रहा है कि नहीं होता है तो आप बहुत बड़ी बॉडी अज्यूम कीजिए, अपनी वेट से एक्सपेंड होना चाहेगी। क्यों, मान लो लेंथ L है, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इसका वेट, इफेक्टिवली वेट काउंट कर सकते हैं। जनरली हम वेट कहां लगाते हैं, एक एंड पर, अब कहां लगा रहे हैं, अब लगा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, ठीक है। कितना वेट, खुद का ही वेट। नाउ सिंस वेट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, therefore the effective length of wire will be taken as L/2। मतलब y का जो फॉर्मूला था वो था FL अपॉन A डेल्टा L, F आपने mg लगा दिया, बट इफेक्टिव लेंथ, यदि ये एक्सटर्नल लोड होता जो कि हम यहां लगाते
तो आप FL अपॉन AY में L आप कंप्लीट ले लेते, बट यहां एक्सटर्नल लोड है ही नहीं। यहां क्या है? इंटरनल लोड, खुद का ही लोड है, सेल्फ वेट। तो हमने लगाया वो वेट, हम कहां लगाए उस वेट को? इस एंड पर, खुद का ही वेट नहीं, उस एंड पर नहीं, हमने लगा दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो हमने इफेक्टिव लेंथ मान ली सस्पेंशन पॉइंट से कि भाई कहां पर एक तरह से लोड बिहेव कर रहा है, पूरा लगता हुआ। यही होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट या सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, कि आप पूरा फोर्स वहां इफेक्टिवली लगा सकते हैं। तो हमने लगा दिया L/2 लेंथ, जो कि सस्पेंशन पॉइंट से थी। तो लेंथ की जगह आप ले लेंगे L/2, एरिया आप वही लेंगे, और चेंज इन लेंथ तो है ही आपके पास। यहां से आप चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बना सकते हैं। डेल्टा एल को उधर ले जाओ और ये बन जाएगा चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला। इस पर काफी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। mgl अपॉन 2ay, कई बच्चे पूछते भी कि 2 का फैक्टर कहां से आ गया? अरे भाई, अपने ही वेट से एक्सपेंड हो रहा है, एक्सटर्नल वेट नहीं है। ओके, चलिए। अच्छा, इसमें एक डेंसिटी टर्म में फॉर्मूला आता है, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, यहां पर एरिया भी आ रहा है, लेंथ भी आ रहा है। ओके, मैंने क्या करा, मास को लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज वैर हो जाएगा लेंथ इंटू एरिया, एल इंटू ए। रो एल ए यदि मैं यहां पुट करूंगा तो यू विल हैव ए से कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y। ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। एक्सपेंशन अपनी ही लेंथ के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, यदि सेम मटेरियल हो, डेंसिटी फिक्स्ड हो और जी भी फिक्स्ड हो। जनरली जी और रो तो फिक्स्ड होते ही हैं एक ही मटेरियल के लिए। अब यदि एक ही मटेरियल के लिए यदि मान लो मैंने लेंथ ली 1 मीटर, उस पर एक्सपेंशन जो भी आया, यदि मैं उसी मटेरियल से बना हुए वायर की लेंथ डबल कर देता हूं, तो डबल करने से आपका एक्सपेंशन 4 टाइम्स हो जाएगा, डबल नहीं होगा। ये मतलब है इस पॉइंट का। बल्क मॉडुलस की बात कर लेते हैं। दूसरा मॉडुलस है बल्क मॉडुलस। आओ, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कई बुक्स में इसको बी और कई बुक्स में के डिनोट किया है, मैंने दोनों कर दिया है। एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए। ध्यान से, ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है एक तरह का प्रेशर ही है, राइट? चेंज इन प्रेशर, जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब ये माइनस क्यों आया? ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में डेल्टा वी बाई वी, सर माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि यदि आप किसी बॉडी पर प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम तो कम ही होना है, और कम होना तो डेल्टा वी नेगेटिव आना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस फोर्स के फॉर्मूले को, फोर्स अपॉन एरिया को डेल्टा पी लिख सकते हैं, तो डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी आ जाएगा। ये हो गया बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन वॉल्यूम विथ एन इंक्रीज इन द प्रेशर एंड वाइस वर्सा। यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन आया है। यूनिट वही है जो कि नॉर्मली होता है, ठीक है, चलने देते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज अ यूनिट, और यू कैन से पास्कल, बल्क मॉडुलस यूनिट। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? आओ कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं। इट इज द इनवर्स वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस। दैट मीन इसको डिफाइन करते हैं सी से, विच इज 1/k। अब इसका यूज क्या है, आओ बताते हैं इसका। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप यूनिट भी एडजस्ट कर सकते हो, न्यूटन नीचे जाएगा और मीटर स्क्वायर ऊपर, दैट मीन पास्कल इनवर्स बोल सकते हो, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। इसमें एक खास बात है, ध्यान देखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। आप कंप्रेसिबिलिटी देखोगे सॉलिड लिक्विड गैस में, आप खुद सोचिए कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या आने वाला है। आई थिंक बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले को रिवर्स कर देते हैं, समझिएगा सब लोग, बहुत इजी है। यदि मैं एक यूनिट प्रेशर, एक सेम अमाउंट का प्रेशर सॉलिड लिक्विड और गैस की बॉडीज पर लगाता हूं, बताओ किस में रिलेटिव चेंज ज्यादा आएगा? वॉल्यूम में, गैसेस में, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड के होते हैं कम सॉलिड से। सबसे ज्यादा सॉलिड में फोर्सेस होते हैं IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी वजह से वॉल्यूम में रिलेटिव चेंज कम आता है सॉलिड में सेम प्रेशर लगाने से। अब कंप्रेसिबिलिटी आप आराम से चेक कर सकते हो, और उसका इनवर्स क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का इनवर्स है बल्क। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बल्क मॉडुलस, सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस होगा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। इसका मतलब यह है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस बात को बताती है कौन ज्यादा सॉलिडिटी नेचर रखता है। जो मटेरियल सॉलिडिटी नेचर ज्यादा रखता है उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको आप बल्क भी बोल सकते हो, वो ज्यादा होती है। ठीक है,
चलिए, द बल्क मॉडुलस ऑफ रबर इज, अरे वाह, बल्क मॉडुलस ऑफ रबर दे रखा है। टू व्हाट डेप्थ द रबर बॉल बी टेकन इन द लेक सो दैट द वॉल्यूम डिक्रीज बाय 0.1%। बिल्कुल, यदि बल्क मॉडुलस दे रखा है तो तुमको हिंट तो मिल ही गई। लगाना कौन सा फॉर्मूला है? यस, बल्क मॉडुलस फोर्स अपॉन एरिया माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। यहां से आप देख सकते हो कि चेंज इन प्रेशर क्या पूछा गया है आपसे? डेप्थ पूछी गई है। तो चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस इनटू रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद साइन माइनस। ध्यान से, राइट। डेल्टा पी का फॉर्मूला आपको मालूम है, एक पर्टिकुलर डेप्थ पर ले जाओगे तो रो जीएच लगेगा। बल्क मॉडुलस आपको दिया हुआ है, रिलेटिव चेंज आपको पहले बोल रखा है डिक्रीज्ड, तो माइनस के साइन के साथ आपको दे रखा है परसेंटेज चेंज में 100 डिवाइड कर दो, यू विल हैव रिलेटिव चेंज, तो 0.1 अपॉन 100। सॉल्व करते ही आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। ध्यान से, एच चाहिए, रो इंटू जी डिवाइड करना है। रो वाटर के लिए 1000, जी के लिए लगभग 10 रख देना, आपके पास आंसर आएगा 90 मीटर। ध्यान से, यहां प्रेशर का फॉर्मूला या प्रेशर में चेंज या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस रो जीएच रखना था। एक एग्जांपल और देखेंगे, उससे पहले मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइन करता है। ये क्या है? ये शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो है। उसी डायग्राम को लेते हैं। शियर स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, और शियर स्ट्रेन क्या था? आई थिंक फाई कहा था हमने। ध्यान से, फोर्स यहां टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया और अप फाई, ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ। अब ध्यान से, इसमें एक वर्ड है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी किस लिए? क्योंकि ये सॉलिड के लिए डिफाइंड है, लिक्विड और गैसेस के लिए नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्योंकि आप टेंजेंशियल फोर्स सॉलिड पे लगाओगे, लिक्विड में तो फ्री सरफेस होती है, मूवेबल होती है। यदि आप उसको कंटेनर में नहीं बांधो तो मूव कर जाएगी, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो वैसे मूव हो रहे हैं, वहां तो फ्री सरफेस ही नहीं है। दैट्स वाई हम केवल और केवल मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड में ही डिफाइन करते हैं। नाउ स्पेशल पॉइंट बहुत सिंपल है, देखिए, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसने कहा भी है जनरली, इस वर्ड को ध्यान रखना। यंग्स मॉडुलस में 3 का डिवाइड कर दोगे तो लगभग उन्होंने जी से डिफाइन किया है, हमने ईटा से, तो शियर मॉडुलस आ जाता है। ठीक, नाउ और अब एक एग्जांपल है बहुत सिंपल सा, आओ देखते हैं। रबर क्यूब है, साइड दे रखी है, टेंजेंशियल फोर्स लगाया गया, अपोजिट फेसेस पर लगाया गया। डोंट वरी, अपोजिट फेसेस पर फोर्स लगाओगे, रिलेटिव शिफ्टिंग आपसे या तो दी गई होगी या पूछी गई होगी। फाइंड द शियरिंग स्ट्रेन एंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, निकाल सकते हैं आसानी से। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आपसे दी गई है, चलो सॉल्व करते हैं। दोनों सरफेस पर लगाया गया, ध्यान से, इस पर F, यदि हम इसको रिजिड कर दे तो भी इस पर F ही लगेगा टेंजेंशियली। बताओ कहां लगेगा? बिल्कुल सही भाई, इक्विलिब्रियम में बॉडी तो इक्विलिब्रियम में रहेगी ना। सोचिए, यदि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी तो ये मूव कर जाएगी, तो फिर कहां से स्ट्रेस जनरेट होंगे? स्ट्रेस जनरेट करने के लिए आपको इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना ही पड़ेगा। यदि आप या तो आप नीचे वाली सरफेस को स्टिक कर दो, चिपका दो, रिजिड कर दो, बांध दो, ठीक है, या फिर आप नीचे वाली सरफेस पर फोर्स लगाओ, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, ऊपर की सरफेस पर, नीचे की सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए गए। स्ट्रेस अभी भी फोर्स अपॉन एरिया आएगा, वही फोर्स आएगा, एक ही, डबल मत कर देना, ठीक है। चलिए आओ सॉल्यूशन देखते हैं। ईटा है शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया और फाई। जैसा कि अभी भी कहा गया था कि फाई निकालना गया है आपको, तो फोर्स टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया इनटू ईटा। ध्यान से, फोर्स आपको दे रखा था 1800, एरिया के लिए आपको साइड दे रखी थी, देखिए एक बार साइड कितनी थी, आई थिंक 5 सेंटीमीटर थी, उसका स्क्वायर कर दिया गया। सोचिए जिस एरिया पर आप फोर्स लगा रहे हैं वो एक तरह का स्क्वायर ही है, क्यूब की हर सरफेस स्क्वायर ही होगी, राइट, और ईटा की वैल्यू दे रखी थी। सॉल्व करेंगे और यहां से आ जाएगी आपकी वैल्यू फाई की 0.3 रेडियन। यदि आप चाहें तो यहां से लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, वो भी पूछा गया था। अच्छा, फाई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बाई एल, आया याद? एक्स बाई एल इक्वल्स टू फाई। तो यदि मुझे एक्स निकालना है तो क्या मैं एल इंटू फाई कर सकता हूं? बिल्कुल। फाई आपका 0.3 आ गया, एल आपका है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 0.3 1.5, सीधा आंसर आ गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से
रिलेटिव शिफ्टिंग बिटवीन द प्लेन्स 1.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूं तो स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक। ये प्रोपोर्शनल होते हैं, इस ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, राइट। फिर आता है बी, क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट की बात क्या होता है, और स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन कर्व लीनियर नहीं होता, राइट। और ये बी पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है, समझिएगा, ओ से तो ए तक तो हुक्स लॉ ऑबे कर रहा है, ये वो लिमिट है। मतलब अंडर अ सर्टेन लिमिट वी विल हैव स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, तो हुक्स लॉ तो इस रीजन में वैलिड होगा। बट ये बी जो पॉइंट है वो है इलास्टिक लिमिट, जहां तक बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आ रहा है वहां तक यदि हम स्ट्रेस लगाएं और फिर हटाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर स्ट्रेस जनरेट कर सकते हैं, और फिर हटाएं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगी। यस, बी के बाद यदि आप और स्ट्रेस लगाओगे, राइट, और फिर उसको हटाओगे, फोर्स को हटाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आती है। दैट्स व्हाई दिस लिमिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और यहां तक के ग्राफ को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन, ओ से लेकर बी तक, ठीक है। वैसे ए और बी आसपास ही होते हैं, इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट बहुत पास ही होती है। फिर उसके बाद यदि आपने और स्ट्रेस बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, स्ट्रेन बढ़ता गया, एक लिमिट आएगी, बॉडी मना कर देगी, भाई अब हम एक्सपेंड और नहीं हो सकते हैं, अब हम टूट जाएंगे। उसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, जिसको एनसीईआरटी में अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कहा गया है। और उसके बाद आता है फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब अब इसको आप रबर या डेली लाइफ के स्प्रिंग वाले एग्जांपल से कंपेयर मत करना। आप इमेजिन करना कि आप कोई स्टील की रॉड है उसको एक्सपेंड कर रहे हो, जो एक्सपेंशन आपको नहीं दिखता, यहां जो एक्सपेंशन हो रहे हैं स्ट्रेन में डेल्टा एल बाई एल, स्ट्रेन में जो डेल्टा एल आ रहा है ना वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्डर पे है। तो आप इसको इमेजिन मत करना। सी से लेकर डी तक, मतलब फ्रैक्चर जो हो रहा है या बॉडी जो ब्रेक हो रही है उसकी एक प्रोसेस है। यहां से ब्रेकिंग स्टार्ट हो रहा है और यहां पर ब्रेकिंग खत्म हो रहा है। यस, ब्रेकिंग की भी एक टाइम ड्यूरेशन है, सब बोल सकते हो। बट यदि ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर यदि आपने स्ट्रेस जनरेट कर दिया तो बॉडी के अंदर अपने आप, यस, इवन दो आप स्ट्रेस कम कर दो या बढ़ा दो, और स्ट्रेस अपने आप, ध्यान से, स्ट्रेस जो है वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल पर नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी बढ़ा दो, लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस एक बार जनरेट हो गई तो उसके बाद बॉडी के अंदर स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेन बढ़ता है। स्ट्रेन बढ़ना है मतलब एक्सपेंशन और बढ़ रहा है, और फिर यहां आकर बॉडी फ्रैक्चर हो जाती है। और इस बी के बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, क्योंकि यहां से यदि आप पहुंच गए एक बार तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप साइज रिगेन नहीं करेगी, इवन दो रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब ये दो अलग बॉडीज के यदि हम प्लास्टिक रीजन्स कंपेयर करें, यदि किसी बॉडी का प्लास्टिक रीजन ज्यादा है तो उसको बोलेंगे डक्टाइल, और कम है तो बोलेंगे ब्रिटल, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन करेंगे बहुत जल्दी, ध्यान से। जो एक्स पॉइंट है ना, ये जनरल ले लिया कि यदि आप इलास्टिक लिमिट से ऊपर चल जाते हो, इतना स्ट्रेस लगा देते हो और फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो, तो बॉडी इसी पाथ को फॉलो नहीं करती है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व इस पाथ को फॉलो नहीं करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। और जब यहां आकर बॉडी में, मतलब स्ट्रेस जीरो कर दोगे या स्ट्रेस हटाई दोगे लगभग, तो आपका स्ट्रेन जीरो नहीं होगा। स्ट्रेन का जीरो नहीं होना मतलब परमानेंट सेट ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन परमानेंटली सेट हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं, एनसीईआरटी का ये आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज के अंदर, बहुत फेमस एग्जांपल है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, नीट में नहीं पूछा है तो चेक करते हैं, क्या पता इस साल ही आ जाए। स्ट्रेस स्ट्रेन के दो कर्व दे रखे हैं, दो अलग मटेरियल के लिए। पहला पूछा गया यंग्स मॉडुलस ज्यादा किसका है, दूसरा पूछा है डक्टाइल नेचर, तीसरा पूछा है ब्रिटल नेचर, फोर्थ पूछा है स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा किसकी है। आओ एक एक कंपेयर करते हैं। सबसे नंबर 1 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखेंगे हम यंग्स मॉडुलस।
यंग्स मॉडुलस कैसे चेक करते हैं? यंग्स मॉडुलस बताओ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व की स्लोप, पूरे को मत देखो, शुरुआत में देखो जहां हुक्स लॉ वैलिड है। क्या मैं इसको थीटा बी लिख दूं और इसको थीटा ए लिख दूं? किसका एंगल ज्यादा है? जिसका एंगल ज्यादा, क्या मैं बोल सकता हूं उसकी स्लोप भी ज्यादा? स्लोप को हम एम से शो ऑफ करते हैं ना, तो वाई यंग्स मॉडुलस ज्यादा किसका होगा? बिल्कुल सही, ए का ज्यादा होगा। ये तो ग्राफ में देखते मालूम पड़ जाएगा। सेकंड, डक्टाइल और ब्रिटल नेचर, सेकंड और थर्ड का दोनों आंसर आएगा एक साथ। उसके लिए आपको इलास्टिक और प्लास्टिक रीजंस देखना है। इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन देखने के लिए आपको पहले देखना है कि इलास्टिक लिमिट कहां है। इलास्टिक लिमिट दी हुई नहीं है। ये जो ग्राफ दे रखे हैं ना, ये सेक्शंस दे रखे हैं, इनको थोड़ा सा रेफरेंस लेके चलना। इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट के आसपास होती है, मैंने कहा था आपको, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओके, प्रोपोर्शनल मतलब जहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। आई थिंक ये ग्राफ तो यहां तक स्ट्रेट लाइन है और ये लगभग मुझे यहां तक दिख रहा है, राइट? चलो, अब बी का इलास्टिक लिमिट के बाद ये वाला रीजन, इसको आप बोल सकते हो प्लास्टिक रीजन फॉर बी। वो भी कहां तक? ध्यान से, पूरा नहीं है, ओनली दिस रीजन। ये प्लास्टिक रीजन ऑफ बी है, दिस वन। अब प्लास्टिक रीजन ऑफ फॉर ए देखते हैं। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए, राइट? डार्क येलो ले लेता हूं। ये इलास्टिक लिमिट से लेकर ये ग्राफ यहां एंड हो रहा है। अब बताओ, इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखो, काफी बिगड़ गया, फिर भी समझिएगा किसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा है? प्लास्टिक रीजन ऑफ ए, आई थिंक प्लास्टिक रीजन ऑफ ए। तो जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा होगा वो होगा डक्टाइल। ठीक है, वापस उसी कलर पर आता है। दिस इज योर डक्टाइल बॉडी, जो आसानी से नहीं टूटती, राइट? ब्रिटल, ये ब्रिटल हो जाएगी। तो एक डक्टाइल होगी, एक ब्रिटल होगी। नाउ फोर्थ पर आते हैं, स्ट्रांगनेस। स्ट्रांगनेस डिपेंड करता है ब्रेकिंग पर, राइट? ज्यादा स्ट्रेस किसको चाहिए तोड़ने के लिए? तो आई थिंक पहले तो इसको कम करते हैं। अब जरा बताइए, स्ट्रांगनेस तो आराम से कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आई थिंक ब्रेकिंग मैक्सिमम अल्टीमेट, इसका तो ये रहा पॉइंट और इसका ये रहा। अब बताइए, ब्रेकिंग स्ट्रेस, और यू कैन से एनसीईआरटी की लैंग्वेज ले लेते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस, याद भी रहेगा भाई। अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा किसके लिए? साफ दिख रहा है, बिल्कुल सही, अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा है ए के लिए, तो ए हो जाएगी मोर स्ट्रांग। मिल गए आंसर आपको सबके? स्ट्रांग ज्यादा कौन है? ठीक है, इस पर क्वेश्चंस आ सकता है इसका, मेरा प्रेडिक्शन। एक पॉइंट और लो, एनसीईआरटी उठा के लाया हूं, स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, और ये किसी पर शायद नीट में आया भी है। सब्सटेंस और यंग्स मॉडुलस की टेबल दे रखी है। यस, मैंने क्या कहा था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही एक तरह का स्ट्रॉन्गनेस नेचर दिखाएगा। जिसका इलास्टिसिटी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा, ऐसे बोल सकते हो। कॉपर और स्टील के अंदर वैल्यूज दे रखी है, एनसीईआरटी का है 110 एंड 200, आपको याद नहीं करना है, आपको बस रिमाइंड रखना है ज्यादा कौन है। स्टील और कॉपर में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, विच इज स्टील। ऐसे स्टील और रबर, ये भी बहुत कंपेयर किया जाता है, तो स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक नेचर रहेगा? तो आप सोच लो, आपको मालूम वैल्यू नहीं मालूम, आप सोचिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? स्टील को तोड़ना आसान है या रबर को? सेम शेप एंड साइज अज्यूम कीजिए, दो रॉड, एक स्टील की एक रबर की। आप ऐसे सोचिए कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसमें एक्सपेंशंस आसानी से नहीं होते। क्यों? खुद देखिए, y का फॉर्मूला क्या है? यही है ना, फोर्स सेम, लेंथ सेम, एरिया सेम, राइट? डेल्टा एल, किसमें ज्यादा एक्सपेंशन होगा? स्टील की रॉड को खींचने पर या रबर की रॉड को खींचने पर? आई थिंक एक्सपेंशन ज्यादा होगा रबर में,
तो रबर का वाई कम होगा, और जिसका वाई कम उसकी इलास्टिसिटी भी कम। तो रबर की इलास्टिसिटी कम होती है स्टील से। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका इलास्टिसिटी भी ज्यादा। तो इस चैप्टर से आप ये समझिए, इलास्टिसिटी एक तरह के स्ट्रॉन्गनेस को दिखाती है, लूजनेस को नहीं, कि कौन कितना आसानी से खिंच सकता है, कितना एक्सपेंड हो सकता है, ना उल्टा है। इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनल, यू कैन से सॉलिडिटी, राइट। ठीक है, ये चैप्टर यहां एंड हो रहा है और हम अगला चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। यस, फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स आएंगे, लिक्विड के और एयर के, और उनके सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। बहुत सारा इंटरेस्टिंग है, आपको ही मजा आएगा, राइट। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।